छोटे शेयर ऊंची छलांग, इसमें हम अपने सभी दर्शकों के सवाल लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ काफ़ी दर्शक सवाल भी पूछ रहे हैं। देवांशु समाधिया जी का सवाल है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर शेयर सर प्लीज़ बाय कर सकते हैं क्या इन लेवल्स पर, ये पूछ रहे हैं। डेफिनेटली बाइंग किया जा सकता है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। और मेरे टारगेट कम से कम इसमें थोड़े से ज्यादा रहेंगे। थोड़ा सा नजरिया लॉन्ग टर्म रखिए। 375 से 400 तक के लेवल जो है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में अपने को देखने को मिल सकते हैं। रिसेंटली कि जैसे भी नौकार कॉर्पोरेशन का इसके अंदर किया है, तो वो ओवरऑल वैसे देखेंगे तो एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर है और कंपनी का भी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट भी काफी बढ़िया है। तो ये लेवल से भी आराम से बाइंग की जा सकती है। अपर साइड के टारगेट जो है 375 से 400 तक के लेवल जो है लॉन्ग टर्म का व्यू मान के चले तो आराम से देखने को मिल सकते हैं। जी। प्रदीप शर्मा जी पूछ रहे हैं सर, रतन इंडिया पावर 2047 शेयर हैं इनके पास, करीब 16 रुपए के प्राइस के, और वीआई यानी कि वोडाफोन आइडिया के कुछ शेयर हैं इनके पास 18 रुपये 90 पैसे के आसपास के, और जेपी पावर इनके पास है 18 रुपये 40 पैसे के। नज़रिया 3 से 6 महीने का है। सर पहले रतन इंडिया पावर पे पूछता हूँ। नतीजे आए थे, लॉस आया इस क्वार्टर में, चूंकि पावर सेक्टर का पीक जो होता है वो अप्रैल जून क्वार्टर में लग जाता है जनरली। क्या करें सर आरटीएन पावर पर? नहीं, ये सारे स्टॉक्स के अंदर आपको एक नजरिया जो है कम से कम 2 से 3 साल तक का रखना पड़ेगा। तब जाके आपको कुछ अगर रिटर्न भी बनाने हैं तो एक आधे क्वार्टर या 3 से 6 महीनों में इन सारे स्टॉक्स के अंदर हो सकता है कि अपने को कोई मोमेंटम ना देखने को मिले। ये सारे पावर सेक्टर के स्टॉक्स जो है ओवर ए पीरियड जो है रिएक्ट करती है। ओवर ए पीरियड के अंदर बाद में इनका एक स्टेगर्ड वे में जो है नंबर्स इंप्रूव होते हैं। तो ये सारे स्टॉक्स के अंदर नजरिए थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रखिए। पावर जेपी पावर है या फिर आपका रतन इंडिया पावर है, तो ओवर ए पीरियड थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। 3 से 6 महीने के अंदर शायद हो सकता है कि ये स्टॉक उतने रिएक्ट ही ना करे, वे एक ही रेंज बाउंड में पड़े रहे। तो नजरिए थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रखिए तो आप दोनों स्टॉक्स होल्ड कर सकते हैं, चाहे रतन इंडिया पावर है चाहे जेपी पावर है। आइडिया के अंदर वैसे ही है, न्यूज फ्लो के हिसाब से वो मोमेंटम करता है। हमारी कोई स्पेसिफिक इसके अंदर सलाह पहले से नहीं रही है और न ही कुछ है। लेकिन अगर ये न्यूज फ्लो है, अभी जैसे गवर्नमेंट की न्यूज फ्लो आ रही है, तो अगर वो न्यूज कहीं ना कहीं पे अगर कंपनी के फेवर में आती है तो फिर ये स्टॉक्स थोड़ा सा पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकता है, जो वेट एंड वॉच के अंदर है। बिल्कुल। तो वोडाफोन आइडिया सर होल्ड कर लें? देखिए, अभी इतना बड़ा लॉस है, वो अब शायद कोई भी बुक करेगा नहीं। चाहे हम एग्जिट का भी बोल देंगे तो भी शायद ना करें। बट जैसे ये न्यूज फ्लो चल रहा है, अगर ये न्यूज फ्लो फेवर में आता है तो फिर होल्ड कर लीजिए। अगर न्यूज फ्लो जो है वो फेवर में नहीं आता है तो कहीं ना कहीं पे एग्जिट कर ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। जी। एवरेजिंग अभी कर सकते हैं सर? 18 की चीज़ 8 में मिल रही है। सर वैल्यूएशन वाइज वैसा कंफर्ट आता नहीं है तो एवरेजिंग की सलाह वैसा देंगे नहीं। अब ये न्यूज फ्लो है, अगर न्यूज पॉजिटिव आती है तो फिर और एवरेज कर सकते हैं। राजीव कुमार जी हैं पटना से, ये पूछ रहे हैं कि सर बीईएल के शेयर में क्या करें। 285 रुपये के लिए हुए हैं इन्होंने कुछ शेयर, और पीटीसी इंडिया के लिए हुए हैं 183 रुपये के कुछ शेयर। 3 महीने का नजरिया है सर। बीईएल के रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स तो ठीक थे, क्या करना है? बीएल होल्ड करिए, बीएल में कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे 3 महीने के हिसाब से होल्ड करें, चाहे 6 महीने के हिसाब से करें, चाहे 12 महीने के हिसाब से करें। बीएल एक ऐसा कंपनी है जहाँ पे वैल्यूएशन वाइज कंफर्ट है। एक अपसाइड जो है इसमें स्टिक है। टेक्निकली लेवल करें तो 292 294 के ऊपर अगर ये सस्टेन करते हैं तो फर्दर 325 तक के लेवल आराम से बता सकते हैं। थोड़ा सा नजरिया लॉन्ग टर्म रखेंगे तो 350 से 375 तक के लेवल बीएल में देखने को मिल सकते हैं। जी। और सर एक हमारे दर्शक हैं, वो डेली सवाल पूछते हैं ओसवाल सीड्स पर। इनके पास 33 रुपये के कुछ शेयर पड़े हुए हैं। नीलेश जी हैं, क्या करना चाहिए इनको? नहीं, फिलहाल वैसी कंपनीज में मूवमेंट जो है, रेंज बाउंड मूवमेंट जब आता है तो एक रेंज बाउंड मूवमेंट आता है, तो वो रेंज बाउंड मूवमेंट के अंदर अगर वो चर्निंग कर ले तो ज्यादा बेटर है। बाकी वैसे कंपनीज के अंदर जो भी कुछ इश्यूज रहते हैं, कब वो इश्यूज रिजॉल्व होंगे और उसके बाद में से अगर कोई नया कोई डील वगैरह होता है उसके बाद में कोई बड़ा अपसाइड देखने को मिल सकता है। ये स्टॉक्स जो है ये मैं शायद कम से कम 10 से 15 सालों से देख रहा हूँ, तो वो एक ही रेंज के अंदर शायद चलता हुआ रहा है। तो जी। वो वैसे स्टॉक्स के अंदर अपसाइड का जो रहता है, अपसाइड के लेवल में आप बुक कर लीजिए, नीचे का लेवल मिलता है वापस से री एंटर कीजिए। ये स्टॉक्स के साइकिल ही वैसे ही चलते हैं। जी। एक हमारे साथ दर्शक भी फ़ोन लाइन पर जुड़े हैं, सौरभ कुमार जी हैं भागलपुर से। सौरभ जी गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। सर हेलो। जी सर पूछिए। सर नमस्ते सर। नमस्ते। सर मेरे पास प्रदीप फॉस्फेट का शेयर है 57 रुपीज के भाव से 3000 शेयर। ओके।
और राजेश एक्सपोर्ट है सर 350 के भाव से 500 शेयर, क्या करना चाहिए? बिल्कुल पूछ लेते हैं। दोनों ही इंटरेस्टिंग आपने सवाल पूछे हैं। एक जिसके नतीजे काफ़ी अच्छे आए हैं, काउंटर ने रिएक्ट भी किया था नतीजों वाले दिन। पारादीप फॉस्फेट, महेश सर, काफ़ी अच्छे नतीजे देखने के लिए मिले थे, क्योंकि हमने इसको अपने नतीजों के इस फोकस में शामिल भी किया था। कैसे अब इसमें ट्रेड करें सर? इनको प्रॉफिट तो अच्छा हो रहा है। नहीं, डेफिनेटली नंबर काफी बढ़िया थे, कंपनी का परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है, तो यहाँ पे अगर है तो भी होल्ड किया जा सकता है। फर्दर इसमें थोड़ा और अपसाइड अपने को देखने को मिल सकता है। 120 से 125 की रेंज भी ओवर ए टाइम पीरियड अपने को देखने को मिल सकती है। तो ये लेवल है, अभी नंबर काफी बढ़िया है, तो ये थोड़ा सा नजरिया मीडियम टू लॉन्ग टर्म रखे तो ज्यादा पॉजिटिव है। प्रदीप फॉस को यहाँ से भी होल्ड करने की सलाह रहेगी। दूसरा काउंटर राजेश एक्सपोर्ट, वहां पे एक इतना कंफर्ट आता नहीं है बाकी सारी चीजों के लिए, तो वहां पे कोई भी अपसाइड मिलता है तो वहां पे वो थोड़ा सा एग्जिट करके दूसरे काउंटर में स्विच करे, ज्यादा बेटर रहेगा। सर अपसाइड मिले मतलब कहाँ तक? क्योंकि इनकी तो 350 की खरीद है, वहाँ तक तो ये आ ही नहीं रहा काउंटर, काफ़ी समय हो गया। नहीं, वो उनके भाव से शायद अपसाइड ही है, लेकिन अगर यहाँ से थोड़ा सा जैसे करेक्शन मोड में थोड़ी वापस से अपसाइड मिलती है तो वहां पे उनको वापस से बुकिंग करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, कारण कि अभी मार्केट इतना बीटन डाउन हो चुका है। थोड़ा सा वापस सुधरे तो थोड़ा सा अपसाइड मिले तब वहां पे एग्जिट करके शायद टाइटन जैसी कंपनी में स्विच कर ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। जी। कुछ और दर्शक सर जो सवाल पूछ रहे हैं, उसमें है एक हमारे दर्शक M&M पर, स्वाति मोरे जी का सवाल है। इन्होंने M&M फाइनेंस पर 288 रुपये के लिए हुए हैं इन्होंने, और GMR इंफ्रा 76 रुपये 50 पैसे के लिए हुए हैं। देखिए, एमएनएम फाइनेंस के नंबर इतने इंकरेजिंग नहीं आए थे, लेकिन कंपनी की वैल्यूएशन है तो वहां पे भी एक नजरिया थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रख के उसको होल्ड किया जा सकता है। तो वहां पे एक अपसाइड जो मिलेगा तो वो करीब करीब 325 से 350 की रेंज का एक अपसाइड शायद उनको ओवर ए पीरियड मिल सकता है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो वहां पे एक अगर है तो उसको होल्ड किया जा सकता है। बात जीएमआर इंफ्रा की करें तो वो भी एक फंडामेंटली ठीक ठाक कंपनी है, तो वहां पे भी एक होल्ड की सलाह रहेगी। तो वहां पे भी एक आप होल्ड करिए, कोई दिक्कत फिलहाल अभी दिखती नहीं रही। जी। महेश सर, आप सुन पा रहे हैं? जी जी। जी, मुझे लगा आपके कनेक्शन में कुछ एरर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर अमित भराट जी का, बैंक ऑफ इंडिया होल्ड करें या सेल करें? सॉरी, आपकी वॉइस नहीं ऑडिबल है। सर बैंक ऑफ इंडिया पर हमारे एक दर्शक सवाल पूछ रहे हैं, उसको होल्ड करना है या सेल? नहीं, बैंक ऑफ इंडिया से शायद एग्जिट कर ले, शायद हो सकता है थोड़ा बहुत अपसाइड जब मिले तब एग्जिट कर ले। दूसरी बैंक्स काफी है, शायद एसबीआई में शिफ्ट कर ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। बैंक ऑफ इंडिया में कभी कभार मोमेंटम एक बनता है, तो वो मोमेंटम को आप एग्जिट करने के लिए यूज कर लीजिएगा। अभी फिलहाल तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा जब मोमेंटम मिले तब आप उसको एग्जिट करके एसबीआई जैसी कंपनीज के अंदर थोड़ा शिफ्ट कर ले, तो आपको वैल्यूएशन वाइज भी कंफर्ट मिलेगा और बाकी सारी चीजों में भी मेरे हिसाब से एसबीआई में कंफर्ट थोड़ा ज्यादा है। जी। अल्लम प्रभु चिद्री जी हैं एक हमारे दर्शक, इनका सवाल है आईआरबी इंफ्रा पर। 1600 शेयर है सर इनके पास 66 रुपये के। सर इस पे काफ़ी सवाल आते हैं और ज़्यादातर लोग 65-66 रुपये के ही लेवल्स के फंसे हुए हैं। 6 महीने का व्यू है, कुछ एग्जिट मिल पाएगा, उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, स्टॉक्स काफी दिनों से एक रेंज बाउंड है, वो एक अपर साइड की साइकिल जो है वापस से कर नहीं रहे। फंडामेंटली ठीक है, अभी के नंबर जो आए थे थोड़े से मार्केट को शायद वो भी पसंद नहीं आए थे, उसके कारण से भी प्रेशर है। स्टॉक्स कम से कम मैं पिछले 8 से 9 महीने में एक प्रेशर इस साइड में ही है। तो ठीक है, फंडामेंटली वैल्यूएशन है, थोड़ा भी एक कभी कभार जैसे भी अपसाइड मिले, कोई पॉजिटिव साइकिल मिले तो वहां पे उसको एग्जिट करने की सलाह रहेगी। जी। महेश सर, आपकी रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं? नहीं, ऐसे मार्केट के अंदर ज्यादा मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा फोकस कम रहता है, तो लार्ज कैप में ये फोकस है। तो टीसीएस यहाँ पे एक रिजल्ट्स थोड़े म्यूटेड आने के बाद में ऊपर से ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है, तो टीसीएस यहाँ से बाइंग किया जा सकता है 3 से 6 महीने के व्यू के सबसे 4250 से 4300 तक के लेवल जो है टीसीएस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो टीसीएस एक यहाँ से एक बाइंग की सलाह रहेगी, तो टीसीएस को यहाँ पे बाइंग करके चला जा सकता है। 3790 को एक स्टॉप लॉस रखे, और कहीं ना कहीं पे अमेरिकन इलेक्शन वगैरह अनसर्टनिटी जो खत्म हो रही है उसके बाद में शायद आईटी सेक्टर के अंदर वापस एक अपसाइड मोमेंटम क्लिक हो, तो टीसीएस को फायदा आता हुआ नजर आ सकता है। जी। तो यहाँ पर सर की कॉल टीसीएस, जहाँ पर कि बाय करने की सलाह 4150, 4200, 4250, ये 3 लेवल्स होंगे। तो लगभग 50-50 रुपये के 3 ऊपर के टारगेट में गैप है।
हालांकि जहां से कॉल इनिशिएट की जा रही है वहां से करीब 200 रुपये पर पहला टारगेट शुरू होता है, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन स्टॉप लॉस भी 3790 रुपये का है, तो लगभग 150 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस है यहाँ पर इस काउंटर पर। और अपसाइड आपको 200 रुपये से शुरू होगा और लगभग अपसाइड आपको 300 रुपये तक मिलेगा इस काउंटर पर TCS में। सर मिड कैप में कोई भी काउंटर नहीं है? मिड कैप में फिलहाल वो इतना कंफर्ट बन नहीं रहा है, डिमांड और सप्लाई का गेम चल रहा है, तो वहां पे वैल्यूएशन वाइज भी थोड़ा सा कंफर्ट आ नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे। इलेक्शन का वेट किया जा रहा है, तो इलेक्शन के बाद में आउटकम आने के बाद में से वापस से कोई भी पोजीशन बनानी रहेगी तो करेंगे। वैसे हमने ऑलरेडी आपके सोच पर दिवाली पिक्स शेयर की थी, तो वो काफी बढ़िया परफॉर्म कर ही रही है, तो वो फिलहाल उसको यूज करे तो ज्यादा बेटर है। बिल्कुल। अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं लवलेश शर्मा जी, फाउंडर हैं मार्केट फैक्ट्स एनालिटिक्स के। लवलेश सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। धन्यवाद। महेश सर, मैं चलने से पहले बस एक आपसे आखिरी सवाल लेना चाहता हूं। आज चूंकि अमेरिकन मार्केट में एक उथल पुथल देखने के लिए मिल सकती है, इंडियन मार्केट भी कोई उथल पुथल दिखा सकता है? काफ़ी दिन से मार्केट शॉर्ट चल रहा है, कुछ रिकवर हो सकता है? देखिए, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जब मार्केट के अंदर अनसर्टनिटी रहती है तो बेरिश जो भी ट्रेडर रहते हैं वो उसी अनसर्टनिटी का फायदा उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं पे वो फायदा अब एक क्लोज होता हुआ दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं पे जो बियर पोजीशन है वो स्लो एंड स्टडी यहाँ पे कवर होती हुई दिखाई दे सकती है। तो कहीं ना कहीं पे बियर जो भी मंदी वाली पोजीशन है वो थोड़ी सी कट होते हुए दिखाई दे सकती है। फिलहाल लॉन्ग होते हुए दिखाई देगी नहीं देगी पता नहीं, लेकिन बियर पोजीशन जो है वो थोड़ी कट होती से वही कुछ एक स्टॉक्स के अंदर दिखाई दे सकती है। जी महेश सर, आप हमारे साथ जुड़े। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू। लवलेश सर, यही सवाल मेरा आपसे भी होगा। सर अमेरिकन मार्केट्स में आज बड़ा दिन है उनके लिए, 4 साल बाद ये दिन आता है जबकि उनके प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। और उसके बाद वहाँ के मार्केट में चूँकि उनके यहाँ पर पॉलिसी शिफ्ट काफ़ी शार्प होता है, क्योंकि अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का मैनिफेस्टो सुने और आप कमला हैरिस के स्टेटमेंट सुने, एक कहता है मैं युद्ध रुकवा दूंगा, एक कहते हैं मैं हथियार सप्लाई करता रहूंगा, तो बड़े ही डिफरेंट ओपिनियन है। और इनकी चूंकि वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी है, नंबर 1 देश है, तो उनके यहाँ पर कुछ भी एक्शन होता है उसका इम्पैक्ट दुनिया भर में पड़ता है। सर कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल विवेक जी, आपने जो बात कही, ऑब्वियसली ये एक इवेंट ऐसा है जो ग्लोबल डायनामिक्स पे असर डालता है और उसका सीधा सीधा जो लिंक है वो यूएस डॉलर का है। जहां तक कि आपने दोनों पार्टीज और ये इलेक्शंस की बात करी, तो ऑब्वियसली एक कंजर्वेटिव है, एक लिबरल है, एंड बोथ हैव डिफरेंट आइडियोलॉजीज। दोनों का आइडियोलॉजी अलग है और दोनों की पॉलिसी भी अलग है। तो मेरे ख्याल से इसलिए ये पर्टिकुलर इवेंट इतना इम्पैक्ट करता है। अगर हम हिस्टोरिकली भी जाएं तो अगर आप देखें 2016 में जब ये इवेंट हुआ था तो इंट्राडे बेसिस पे हमको 4-4.5% का एक वोलेटिलिटी मिली थी इंडियन मार्केट में। और उसके बाद भी एक कंटिन्यूएशन रहा था करेक्शन का, जो ऑलमोस्ट 9000 से 7950 के लेवल तक आया था, तो ऑलमोस्ट 12% का करेक्शन था। अभी हम ऑलमोस्ट 9% का करेक्शन तो देख चुके हैं मार्केट में। 2021 में भी वैसा ही था। कुछ स्विंग स्टेट्स रहते हैं वहां पे जो काफी नेक टू नेक एक आप बोल सकते हैं प्रिडिक्शन देते हैं 47-48%, 48-49%। बेटिंग मार्केट्स जो होती है वो एक अलग फेवर करते हैं। तो इस वजह से ये काफी एक इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल एस्पेक्ट बन जाता है ग्लोबल मार्केट्स के लिए, क्योंकि डॉलर अगर स्ट्रेंथ बनती है तो आईटी कंपनीज को फायदा होता है। अगर डॉलर की स्ट्रेंथ नहीं बनती है और अगर कोई दूसरा कैंडिडेट जीतता है तो काफी कुछ सेक्टर्स अफेक्ट होते हैं और उसकी बेसिस पे फंड का फ्लो भी अफेक्ट होता है। आई थिंक दिस इज अ वेट एंड वॉच। हमें धैर्य रखना चाहिए, करंट वोलेटिलिटी थोड़ी सेटल डाउन होनी चाहिए। कुछ ना कुछ एक डायनामिक शिफ्ट होगा इन टर्म्स ऑफ स्मार्ट मनी। नए सेक्टर्स उभरेंगे, नए स्टॉक्स उभरेंगे जहां पर हमको स्मार्ट मनी जाता हुआ दिखेगा। तो फिलहाल तो मेरे ख्याल से वेट एंड वॉच ही करना चाहिए, क्योंकि आज जब चुनाव होंगे कल वोलेटिलिटी आएगी, उसके 1-2 दिन तक के हमको वो देखने को मिलेगा, उसका इम्पैक्ट हमारे। जी, कुछ एक दर्शक भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, जिसमें अवनीश कुमार जी हैं। अवनीश जी गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर।
हेलो जी सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग। सर, पीसी ज्वेलर 1194 शेयर है 168 के एवरेज से, ओके। और इरेडा भी है एवरेजिंग प्राइस 280 बाई 1500 से। ओके क्या करना चाहिए? 3-4 महीना हो गया है लॉस में। जी। इरिडा पर तो सर इनके पास ठीक ठाक क्वांटिटी है, 280 रुपये के भाव पर 3500 शेयर हैं। क्या करना चाहिए सर? रिजल्ट्स ठीक आए थे, लेकिन 239 तक गया था रिजल्ट्स के बाद, लेकिन फिर उसके बाद मार्केट गिर गया तो काउंटर रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा है। उसके बाद क्या करना है? जी मेरे ख्याल से देखिए वीकनेस बनी रहेगी। पहले भी अपन ने एक बार ये स्टॉक डिस्कस करा है। मैं इनको बता दूं कि इनका जो खरीदी है काफी ऊपर है, आपका 280 के आसपास की खरीदी है। स्टॉक अभी 203 रुपये आ रहा है। करंट अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 40% के आसपास कुछ टॉप से तो करेक्ट हो ही चुका है स्टॉक 30% के आसपास। मेरे ख्याल से इसमें फिलहाल तो वीकनेस बनी रहेगी। और इस वीकनेस में जब मार्केट की ब्रेथ भी एकदम वीक है, जहां पर मोस्ट स्टॉक्स ज्यादातर स्टॉक्स अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इनको फिलहाल अगर नजरिया इनका थोड़ा सा बढ़ा लें और धैर्य रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक करेक्टिव फेज में हैं। और जहां तक के इनके स्तर की बात है तो मैं इनको एवरेज करने की सलाह तो बिल्कुल नहीं दूंगा। मैं आपको यही सलाह दे सकता हूँ कि आप थोड़ा नजरिया अपना शॉर्ट टर्म से हटाकर आने वाले 1 साल से 1.25 साल का रखिए। पेड़ा ऑलमोस्ट अप ट्रेंड में है, आपको वापस ये भाव मिलेगा। पर स्टॉक में जो तेजी आनी चाहिए वो 180 से 186 के लेवल से वापस हमको देखने को मिलेगी। जी। सर पीसीजे पर आपकी राय? जी पीसी ज्वेलर्स और जो दूसरे डायमंड डायमंड ज्वेलरी रिलेटेड स्टॉक है, मेरे ख्याल से काफी अच्छे हैं। पीसी ज्वेलर फिलहाल उतना करेक्ट नहीं हुआ है जितना हमने दूसरे स्टॉक्स में देखा है। पर पीसी ज्वेलर की स्पेसिफिकली बात करूं तो मेरे ख्याल से कंफर्टेबल है, आपका 168 रुपए का खरीदी है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग बॉटम 148-49 के आसपास बन चुका है। आप उसको होल्ड कर सकते हैं स्टॉक में। एक बार स्टॉक में और 163 का लेवल ब्रेक होता है तो आपको एकदम वापस से आप बोल सकते हैं कि मोमेंटम देखने को मिलेगा। मुझे लगता है पीसी ज्वेलर वापस से ऊपर 186-87 जाएगा। अगर आपको एक स्टॉप लॉस चाहिए इस पोजीशन के लिए तो मैं आपको 152 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दूंगा। जी। हमारे एक दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं कल्याण ज्वेलर पर सर, 350 शेयर हैं उनके पास 690 रुपये के रेट के, 2 साल तक होल्ड कर सकते हैं। पूछ रहे हैं कि इसमें एवरेज कर लें या लॉस बुक करके एग्जिट कर लें? अगर देखिए किसी भी चीज में अगर विवेक जी 2 साल का जैसे इनका नजरिया इन्होंने बताया तो बहुत अच्छी बात है। कल्याण ज्वेलर्स ऑब्वियसली एक अच्छा रनअप दिया है, स्टॉक ने आउट परफॉर्म करा है ओवरऑल स्पेस में। कल्याण ज्वेलर हुआ, पीसी ज्वेलर हुआ, इसके अलावा भी दूसरे स्टॉक्स ने काफी अच्छा परफॉर्म करा है। पर मुझे लगता है कि ये अब उस करेक्टिव फेज में है जो हमने अगस्त से स्टार्ट होते हुए देखा है। अगस्त मिड अगस्त लास्ट वीक से हमने मोस्ट ऑफ द गोल्ड ज्वेलरी डायमंड और लैब में डायमंड स्टॉक्स जो होते हैं उनमें जो इनकी मार्जिन है उसमें हमने इम्प्रूवमेंट देखा था और वो प्राइस में भी रिफ्लेक्ट हुई है। करंट लेवल्स पे मैं इनको लॉस बुक करने की सलाह तो नहीं दूंगा। स्टॉक 635 आ रहा है। आई थिंक 585 टू 595 के आसपास इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म आपको सपोर्ट मिलता है बेस्ड ऑन मूविंग एवरेज एंड ट्रेंड लाइन। तो अगर इनको एवरेज भी करना है तो आप उस लेवल्स पे इस स्टॉक की और पोजीशन बना सकते हैं। और अप ट्रेंड में मैं होल्ड की सलाह दूंगा। चलिए, तो इसको होल्ड करें सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नवीन शर्मा जी का सवाल है सर, आलोक इंडस्ट्रीज पर 34 रुपये के इन्होंने 7000 शेयर लिए हुए हैं। पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए सर, एवरेज कर लें क्या इन लेवल्स पर? सर आलोक इंडस्ट्री एक बहुत दिन हो गए इसको 30 रुपये को पार किए हुए और रिजल्ट्स भी इसके अच्छे नहीं आ रहे हैं, लगातार लॉस मेकिंग कंपनी है, जबकि रिलायंस ग्रुप की कंपनी है, यही इसके साथ एक बड़ा पॉजिटिव भी है। लेकिन क्या करें सर उस पॉजिटिव का? देखिए जब तक के विवेक जी प्राइस जो ऑब्वियसली टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और बहुत बड़े ग्रुप की कंपनी है। दूसरी बात ये है कि स्टॉक काफी आपको लोअर लेवल सस्ते भाव पे मिलता है, 20-22 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। बट अगर आप देखें 2020-2021 के बाद जो बुल रन आया है उसमें ओवरऑल अगर टेक्सटाइल स्पेस की भी आप कंपनी देखें तो उनका आउट परफॉर्मेंस बहुत रहा है। प्रॉब्लम ये है कि ये स्टॉक कभी भी 36-33 के लेवल में आज ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो गए वो ब्रेक नहीं कर पाया है। मेरी सलाह ये रहेगी अगर आपके पास होल्डिंग है तो नीचे आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं मेरे ख्याल से 17.1 का, जो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है।
अगर इसके नीचे जाता है तो मुझे लगता है स्टॉक में और वीकनेस वापस से 12 रुपए तक के देखने को मिलेगी। अगर आलोक इंडस्ट्रीज में किसी को फ्रेश पोजीशन भी बनानी है तो जब तक कि ये स्टॉक ऊपर में या तो 39 रुपीज नहीं तोड़ता या नीचे में आपको वापस से 12 या 13 रुपए के लेवल्स के आसपास मिलता है, ये दो लेवल्स रहेंगे जहां पर आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो या वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और फ्रेश बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। जी, अब हमारे साथ एक दर्शक और जुड़ी हैं, संगीता जी जुड़ी हैं। संगीता मैम गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। संगीता मैम, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है मुझे आपकी आवाज। जी मैम, गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना हेलो। सवाल प्लीज। गुड जी मैम। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। मेरे पास MMFL के 50 शेयर्स है 714 के रेट पे, तो ओके। अभी तो उससे बहुत लॉस हो रहा है, तो उसमें क्या करना चाहिए सर? जी, मैं पूछ लेता हूँ। लवलेश सर, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल, इसके शेयर हैं इनके पास कुछ, क्या करें? ये MMFL आई थिंक MM फोर्जिंग्स इनका ओके स्टॉक ओके, सॉरी, आई एम या MMFL, बिल्कुल MM वो फोर्जिंग, दोनों का या सिंबल कोड MSL, सेम ही है यस राइट। ऑलमोस्ट। जी। तो इनको लॉस तो बहुत हो रहा है ऑलमोस्ट। इनका जो खरीदी है विवेक जी से उच्चतम स्तर पर है, 730 का स्टॉक का ऑल टाइम हाई गया है और इनकी जो खरीदी है वो 714 की है। मैं संगीता जी को तो मैं यही सलाह दूंगा कि आप एक नीचे में ऑलमोस्ट आपने वर्स्ट तो देख ही रहे हैं, आप 432 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, क्योंकि ये स्टॉक में साइडवेज करेक्शन चल रहा है। एक स्पाइक आया था जहां पर एक फियर ऑफ मिसिंग आउट बोल सकते हैं आप, या फिर एक यूफोरिया बना था और स्टॉक वापस से अपनी उसी रेंज में आ गया है जो रेंज इसने ऑलमोस्ट 2022-23 में मेंटेन करी है। एक बीच में 1 या 1.5 महीने की तेजी आई थी, तो मुझे लगता है ये स्टॉक वापस से नीचे 432 के लेवल तक के जा सकता है। उसके नीचे जाएगा तो मेरे ख्याल से और मद्दी बन सकती है, जो नीचे में निचले स्तर 333-340 तक जा सकता है। नो डाउट स्टॉक अप ट्रेंड में है, पर अभी साइडवेज मोमेंटम बना हुआ है, तो मैं इनको एक स्टॉप लॉस दे रहा हूँ 433 का ऑन क्लोजिंग बेसिस। आप वो लगाकर रखें, अगर वो हिट होता है तो आप इसमें से एग्जिट करने की सोचें। जी, एक हमारे दर्शक हैं शिवम जी, वो पूछ रहे हैं CSC के 100 शेयर हैं सर, 182 रुपये के लिए हुए हैं, क्या करना है इनको? तो 82 के लिए हुए हैं, करंट लेवल्स इनको ऑलमोस्ट पास में ही है, बट CSC अच्छी बात यह है अगर आपको कंपेरेटिवली रेशियो चार्ट देखें इसका, तो स्टॉक ने लास्ट कुछ हफ्ते में ओवरऑल मार्केट जहां बेरिश हुआ है या मार्केट में रिकवरी हमने देखी है, तो ये स्टॉक ऐसा है जो एक रेंज बनाकर चल रहा है और कंटिन्यूसली हायर हाई हायर लो पे चल रहा है। मेरी सलाह यही रहेगी आप इस स्टॉक में नीचे में 168 का स्टॉप लॉस लगाएं। जब तक कि 168 का स्टॉप लॉस नहीं हिट होता है या इसके ऊपर सस्टेन करता है, आई थिंक स्टॉक में अप ट्रेंड बना रहेगा। 215 से 219 तक के लेवल आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकते। जी, हमारे एक दर्शक हैं सर, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं टाटा गोल्ड का ETF लिया हुआ है इन्होंने, 8 रुपीज़ का प्राइस चलता है, 5000 क्वांटिटी इन्होंने ली हुई है, 3 से 4 महीने तक का होल्ड और कर सकते हैं सर। गोल्ड और गोल्ड ETF लगभग सेम ही लाइन पर चलते हैं, तो लगता है कि गोल्ड का भविष्य भी है और 3-4 महीने में कुछ अपसाइड और मिलेगा, और ETF कैसे परफॉर्म करेगा? आई थिंक देखिए ये रेप्लिकेट कर रहा है फिजिकल गोल्ड के परफॉर्मेंस को। आज सुबह भी मेरे पास यही एक क्वेरी आई थी, आई थिंक सडनली टाटा गोल्ड के ETF पे सबकी नजर गई भी है। क्योंकि सस्ता भी है, 7-7.5 रुपए में आपको एक्सपोजर मिल रहा है टू रेप्लिकेट द रिटर्न्स ऑफ गोल्ड। ऑब्वियसली गोल्ड में जो एक पैराबोलिक रन है 2000 से 2400 और 2400 से 2700 30% का अप्रिसिएशन दिया है। निवेश करने के हिसाब से एज इन इनके लिए और मैं सबके लिए सलाह दूंगा कि अगर गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो आप ऐड कर सकते हैं, एटलीस्ट कम से कम 10% का एक्सपोजर। टाटा गोल्ड का ETF हो, दूसरे भी ETFs हैं गोल्ड के, निप्पॉन के या गोल्ड 20 करके है, जिसमें आपका एक्सपोजर होना चाहिए। गोल्ड के साथ अगर आपको कोई और थोड़ा सा एक्सपोजर लेना है तो मैं सिल्वर सजेस्ट करूंगा। सिल्वर का भी ETF ट्रेड होता है, उसमें भी आप पोर्टफोलियो का मैक्सिमम 10 to 15% होना चाहिए, जिसमें वेटेज 70% गोल्ड का होना चाहिए। तो मेरी इसमें बाय की सलाह रहेगी। जी, अब हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं, राहुल जी जुड़े हैं दिल्ली से। राहुल जी नमस्कार सर, पूछिए अपना सवाल।
सर हमने आइडिया का 40,000 शेयर ले रखा है 13 के भाव में। सर फ्यूचर लिया हुआ है या क्या आपने? करना चाहिए सर ये फ्यूचर है, 40,000 का लॉट क्या कह साइज रहे है ना आइडिया का? सर हेलो? 40,000 का लॉट साइज है ना आइडिया का? आपने लॉट लिया है या कैश में शेयर लिया है? नहीं नहीं, पार्ट टाइम बीच बीच में थोड़े थोड़े करके शेयर किया लिया था परचेज। ओके, या तो 13 रुपए के लिए हुए हैं सर, 8 रुपए की रेंज पर चल रहा है। लवलेश सर, वैसे तो वोडाफोन आइडिया पर हमने बात कर ली है, लेकिन चूंकि इनकी क्वांटिटी 40,000 है सर, 2 लाख का लॉस हो रहा है, क्या करना है? जी बिल्कुल विवेक जी, हमने शायद 13 रुपए पे इसकी बात करी थी और तब हमने दर्शकों को बोला भी था कि देखिए ये 8 साढ़े 8 तक जा सकता है। जो करंट इसका लो बना है अराउंड 7.6 और 7 का लेवल लाइन इन द सैंड है। जब तक ये 7 रुपए के ऊपर है मैं इनको स्टॉप लॉस दूंगा, आप 7 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। ये अगर सस्टेन करता है तो वापस से एक शॉर्ट टर्म वापस से एक रैली बन सकती है 13.5 से 14 रुपए पे। लेकिन अगर ये 7 रुपए का लेवल टूटता है तो मुझे लगता है कि आइडिया वापस से 3 रुपए के लेवल तक आ सकता है। 7 रुपए का स्टॉप लॉस बिल्कुल जरूर लगाएं, इसके नीचे वीकनेस रहेगी, अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो आप होल्ड कर सकते हैं। 7 रुपये अगर टूट गया तो 6 रुपये का नुकसान होगा आपको, 40,000 पर सर 2.5 लाख का नुकसान हो जाएगा। अब आप 2 लाख के नुकसान पर तो ऑलरेडी बैठे ही हैं, तो और थोड़ा सा रिस्क ले लीजिए। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि 7 टूटा तो बहुत कुछ ख़त्म होने की कगार पर आ जाएगा, तो ये आपको थोड़ा सा स्टॉप लॉस का ध्यान देना होगा। एक हमारे दर्शक हैं सर वक्रांगी पर पूछ रहे हैं, वक्रांगी इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, नेक्स्ट 4 मंथ्स के लिए ये अब टारगेट पूछ रहे हैं, क्योंकि वक्रांगी में हमने देखा था पीछे मूव तो काफ़ी तेज आया था, लेकिन अब रिट्रेसमेंट भी उतना ही तेज आ गया है। बिल्कुल मेरे ख्याल से वक्रांगी काफी एक अगर आप सिर्फ वॉल्यूम में देखें तो इसमें जो पार्टिसिपेशन एकदम होता है जब ये स्टॉक में एकदम तेजी का एक यूफोरिया बनता है या फिर वॉल्यूम का जो रेशियो है वो टर्नओवर ज्यादा होता है, तो करंटली एकदम बना था 37 रुपए तक गया था। अगर ये 4 महीने का वो पूछ रहे हैं तो मेरे ख्याल से अगर आप देखें तो स्टॉक में मैक्सिमम या अमूमन हमने देखा है 1 से 1.5 हफ्ते की तेजी रहती है, उसके बाद महीनों तक का एक कंसोलिडेशन रहता है। तो फिलहाल तो ये 37 रुपये होकर आ चुका है, मुझे लगता है कि वक्रांगी अभी 28 रुपए से लेके 23 रुपए के बीच में कंसोलिडेट करना चाहिए। नीचे में 23 रुपए अगर तोड़ता है तो 20 रुपए भी जा सकता है, लेकिन इसमें फिलहाल तो मुझे कोई अपसाइड दिख नहीं रहा है। मैं इसको अवॉइड करने की सलाह दूंगा, अगर आपके कॉस्ट के आसपास है तो निकल के दूसरे बेहतर स्टॉक्स जो हम सजेस्ट करें आप उनमें लगा सकते जी, हमारे एक दर्शक हैं सर, वो पूछ रहे हैं जोमेटो पर एंट्री, फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? जी देखिए, जोमेटो मेरी रडार पे आया तो था, पर जो करंट अगर हम देखें डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है जोमेटो में 290 रुपए से लेके करंट 240 रुपए तक आ चुका, 20-25% ऑलमोस्ट करेक्ट हो चुका है। मेरी सलाह ये रहेगी कि अगर आपको जोमेटो नीचे में 225 से 230 के आसपास बिल्कुल फ्रेश निवेश बनता है, उसमें फ्रेश निवेश करना भी चाहिए। फील्ड काफी कुछ डेवलप हो रही है, न्यू प्लेयर्स आ रहे हैं, उनका भी आईपीओ आ रहा है, मार्केट बहुत कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ऑब्वियसली अगर आप जोमेटो में निवेश करना चाहते हैं आप करिए 225 से 230 के लेवल्स के आसपास। ऊपर में वापस से 286 स्टॉक को जाना चाहिए, पर ये ड्यूरेशन ऑलमोस्ट नेक्स्ट 6 to 8 मंथ की रहेगी। जी, सोनी कुमारी जी हैं, उनका सवाल है पटेल इंजीनियरिंग पर और सुजलॉन पर। सर काफ़ी दर्शक हमारे इसमें फंसे हुए हैं इन दोनों ही शेयर्स में, क्या करें सर? पटेल इंजीनियरिंग इन्होंने 56 के लिए हुए हैं, फिर सुजलॉन पर आता हूँ, वो 76 रुपये के लिए हुए हैं इन्होंने। पटेल इंजीनियरिंग एक्चुअली क्या है, काफी अच्छा रनअप है, पर ये अपने 2013-14 के हाइस के आसपास जा पहुंचा। ठीक है, और दोनों में अगर आप पैटर्न देखें पटेल इंजीनियरिंग और सुजलॉन एज कम्पेयर टू पटेल इंजीनियरिंग मेरे ख्याल से बेटर है। बट जब तक के पटेल इंजीनियरिंग 43 के लेवल्स के ऊपर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई वीकनेस नहीं दिखती ऐसा कि तो स्टॉक को फर्दर और नीचे जाए। लेकिन अगर 43 का अगर लेवल टूटता है तो उसमें और करेक्शन आ सकता है। अब देखिए 43 के ऊपर स्टॉक कंसोलिडेट ही करेगा, वही इसकी रेंज रहेगी। 48 से लेके 68 69 के लेवल तक की इसकी रेंज बनी रहेगी। फिलहाल तो साइडवेज है, बट हाँ ओवरऑल स्टॉक का मोमेंटम पॉजिटिव है, तो मैं बाय ऑन डिप्स की सलाह दूंगा। नीचे में 43 से लेके 48 के लेवल्स के आसपास आप इसको अक्यूमुलेट कर सकते। जी,
एक हमारी दर्शक हैं सर सोनाली जी, वो पूछ रही हैं सीजी पावर पर इन्होंने 722 रुपए के कुछ शेयर लिए हुए हैं, क्या करना है, लॉन्ग टर्म व्यू है इनका? जी पावर। जी जी ये सीजी पावर भी ऑलमोस्ट ये अगर आप देखें तो उतनी वोलैटिलिटी नहीं है स्टॉक में, अगर आप ओवरऑल इस चार्ट का स्ट्रक्चर देखें। पर पिछले जो 5 या 6 दिन में इसमें जो लास्ट 2 वीक्स में जो करेक्शन आया है फ्यू ट्रेडिंग डेज में, उसमें जो वॉल्यूम पार्टिसिपेशन रहा है वो काफी हाई है एज कम्पेयर टू अदर वॉल्यूम पार्टिसिपेंट जब हमने उसमें अप ट्रेंड देखा है। तो फिलहाल तो मुझे लगता है कि सीजी पावर में 800-820 के आसपास एक आप बोल सकते हैं कि टॉप बना है। टॉप में करेक्शन होगा और नीचे में मुझे लगता है कि सीजी पावर का अगर आप पैटर्न देखें और नीचे 570 के लेवल्स तक आ सकता है। करंटली 705 है। तो फिलहाल तो अगर आपके पास बाइंग पोजीशन है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि या तो एग्जिट करें, और अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है तो 570 565 ऐसे लेवल्स जहाँ पर अच्छा लेवल है जिसमें आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। जी, एक हमारे दर्शक हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछ रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि इनका नाम है शहादत अली जी, ये पूछ रहे हैं बजाज हाउसिंग मैं 20 से 25 साल के लिए लेना चाहता हूँ, ले लूँ क्या? देखिए 20 से 25 साल में अनॉमली एक जैसे हम बोलते हैं वो प्ले आउट हो जाती है, और वो होती है ट्रेंड फॉलोइंग, वन ऑफ द ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंटेड स्ट्रैटेजीज। तो अगर कोई भी इन्वेस्टर 20-25 साल तो बहुत दूर है, अगर आप ब्लाइंडली भी डार्ट फेंके स्पेशली इंडियन मार्केट में और निफ्टी 500 में कोई सा भी एक स्टॉक आएगा तो आपको 10-15 साल में अगर थोड़ा सा फाइनेंशियल देखकर ले तो वो रिटर्न देता ही है डबल डिजिट। जहां तक कि बजाज हाउसिंग की बात है तो ऑब्वियसली अगर 20-25 साल का नजरिया है तो एक स्टॉक को ना लेते हुए मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप निफ्टी 50 का ETF ले लें या निफ्टी 500 का एक ETF ले लें, निफ्टी नेक्स्ट 50 के स्टॉक्स में देखें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आपका 20-25 साल का नजरिया है तो, रादर देन फोकसिंग ऑन वन सिंगल। जी, एक हमारे दर्शक हैं सत्येंद्र चौहान जी, ये पूछ रहे हैं एंजल वन के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं सर 3107 रुपये के, लॉस तो काफ़ी हो रहा है, क्या करें, जनवरी तक होल्ड कर सकते हैं? सर अक्टूबर दिसंबर महीना में महेश जी से भी बात कर रहा था, थोड़ा सा ब्रोकिंग इंडस्ट्री के लिए उतना अच्छा नहीं जा रहा है, क्या ये अच्छे रिजल्ट्स दे पाएंगी कंपनियां या रिकवर हो पाएंगे ये शेयर? ब्रोकिंग कंपनीज ने देखिए बहुत अच्छी बुल रन एंजॉय भी करी है। भले हम मोतीलाल ओसवाल की बात करें, एंजल वन की बात करें, 900-800 रुपए से स्टॉक ऑलमोस्ट 3000 प्लस के लेवल तक देखिए कि मोर देन 2x तो हो ही गया है आपका रिटर्न। और ये बहुत ही ड्यूरिंग वेरी शॉर्ट पीरियड, जैसे हम बोलते हैं मार्केट में जो बुल रन आया था उसमें जो एक यूफोरिया जो सबसे लास्ट में आता है वो स्पेसिफिकली एंजॉय करा है आपके फाइनेंशियल सर्विसेज और स्पेसिफिकली ब्रोकिंग कंपनीज के स्टॉक में। तो जहां तक कि एंजल वन की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है 2840 का लेवल आ रहा है, आप बने रहिए, आपकी खरीद 3100 के लेवल्स पर है। अगर आप वीकली चार्ट पर देखें तो टाइट रेंज फॉर्मेशन हो रहा है, स्टॉक ने एक डाउनवर्ड चैनल का ब्रेकआउट दिया है, तब तक के स्टॉक 2700 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आई थिंक एंजल वन में आपको वापस से 3850 3870 का लेवल देखने को मिलता है। अब बस प्रॉब्लम यह है कि ओवरऑल फाइनेंशियल सर्विसेज के जितने भी स्टॉक है तो आई थिंक उनमें से जो टॉप ब्रोकिंग हाउसेज जैसे आप मोतीलाल पकड़ लीजिए, एंजल वन पकड़ लीजिए, ये कुछ ऐसे हैं जो फेवर्ड रहेंगे एज कम्पेयर टू अदर डिस्काउंट। बिल्कुल, तो एंजल वन के लिए आपको नज़रिया मिल गया। सर लास्ट क्वेश्चन गणेश बेंजो प्लास पर एक हमारे दर्शक पूछ रहे हैं 178 के लिए हुए, इन्होंने लॉस में है, क्या करना चाहिए इनको? जी मेरे ख्याल से रेंज में ही है, 135 का एक स्टॉप लॉस दूंगा अगर ये 135 ऑलमोस्ट सेम डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है, जो नेक लाइन आ रही है 136 आ रही है, 136 के नीचे अगर ये क्लोज होता है तो और नीचे इसमें 119 तक के हमको गिरावट देखने को मिलेगी। 136 का स्टॉप लॉस लगाइए, अगर आपको वापस से आपकी कॉस्ट 168-69 के लेवल तक आपको ये दिखेगा तो मेरे इस तरह से एग्जिट की सलाह है।